Hello students, in this video I will explain how to use scientific calculator to find the final answer for the DFT and IDFT related numericals. ठीक है, so basically cricket sorts on DFT and IDFT balls. Balls means numericals. ठीक है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें ये जो DFT IDFT से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो एक तरीके से बॉल ही होते हैं आपके लिए, इसको आपको प्ले करना होता है. ठीक है, सो आई विल टेल यू हाउ टू प्ले क्रिकेट शॉट्स ओके ऑन DFT एंड IDFT बॉल्स विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर. देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो फाइनल आंसर जो भी होगा वो एकदम करेक्ट आएगा, और करेक्ट आएगा तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं मैक्सिमम वेरिएशन इन DFT एंड IDFT बॉल्स को कवर करने वाला हूँ. ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस क्या होंगे? वेरिएशंस होंगे लाइक आपसे पूछ दिया कि 4 पॉइंट DFT या 8 पॉइंट DFT या 10 पॉइंट DFT है, क्या होगा? ठीक है ना, x ऑफ n की वैल्यू गिवन होगी, न्यूमेरिक वैल्यू, और उसमें आपको 4 पॉइंट 8 पॉइंट या 10 पॉइंट्स के लिए पूछ दिया जाएगा. ठीक है, ये DFT के केस में भी हो सकता है और ऐसा ही IDFT के केस में भी हो सकता है कि आपको x ऑफ k गिवन हो 4 पॉइंट्स के लिए या 8 पॉइंट्स के लिए. देखिए 90% केसेस में केवल 4 पॉइंट और 8 पॉइंट ही पूछा जाता है, 90% केसेस में. बाकी 10% केसेस में चांसेस होते हैं कि वो आपसे 10 पॉइंट्स DFT या IDFT पूछ ले. ठीक है, और क्या वेरिएशंस होगा इसमें और वेरिएशंस हो सकते हैं कि जो x ऑफ n है वो या तो रियल वैल्यू सीक्वेंस हो या कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंस हो. ठीक है, तो इन सभी वेरिएशंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट. एंड इस मेथड का यूज़ क्या है? ठीक है ना, यू कैन वेरीफाई द आंसर इन केस ऑफ FFT एल्गोरिथम बेस्ड न्यूमेरिकल्स. ठीक है, एक्चुअली आपके सिलेबस में क्या है, DIT एंड DIF FFT एल्गोरिथम. ठीक है, उसमें 8 पॉइंट DIT और 8 पॉइंट DIF बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आपको DFT फाइंड करना है बाय यूजिंग DIT FFT एल्गोरिथम और DIF FFT एल्गोरिथम. ठीक है, तो आपको करना तो सॉल्व FFT एल्गोरिथम से है. ठीक है ना, उसमें बटरफ्लाई डायग्राम होता है, उसमें इनपुट्स पुट करना है, प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन आपको जो फाइनल आंसर है आप इस मेथड से टैली कर सकते हैं सो दैट you can score maximum marks and you can increase your score. ठीक है ना, at least by 7 to 10 marks, क्योंकि 10 मार्क्स और 7 मार्क्स का तो केवल FFT ही आ जाएगा. ठीक है ना, DIT और DIF एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है ना, इसके अलावा DFT और IDFT बेस्ड क्वेश्चंस अलग से हो सकते हैं. ठीक है, और भी जैसे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सर्कुलर कन्वोल्यूशन आपको DFT IDFT मेथड से फाइंड करना है, तो उसमें भी ये मेथड आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि इस मेथड में क्या है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट. तो देखिए, इतना समझ आया. देखिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा वीडियो जो कवर करने वाला हूँ वो 4 स्टेप्स में कवर करने वाला हूँ. कि फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. तो इसको मैं स्टेप नंबर 1 पहले क्या सिखाऊंगा, स्टेप नंबर 1 में पैकेजिंग सिखाऊंगा. पैकेजिंग और फॉर्मेटिंग. ठीक है, मीन्स कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहले कुछ एक स्टेप्स को नोट करना है, उसके बाद ही कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको डायरेक्टली आंसर पुट करना है. ठीक है ना, राइट करना है. तो पहला होगा स्टेप नंबर 1 में पैकेजिंग सीखेंगे और फॉर्मेटिंग सीखेंगे. ठीक है ना, किस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को लिखना है. ठीक है ना, स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे डायरेक्टली हम एक्सप्रेशंस कैसे राइट करें, कैपिटल X ऑफ K इन केस ऑफ DFT एंड इन केस ऑफ IDFT X ऑफ N के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम कैसे पुट करेंगे, लिखेंगे. ठीक है ना, सो डायरेक्ट एक्सप्रेशन राइटिंग, एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. ओके,
कन्वर्टिंग इट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेटर में अप्लाई कर पाएंगे और आंसर अपना फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे एक्सप्रेशन को तो आप कैलकुलेटर का यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे क्या कि कैसे कैलकुलेटर को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है ना, या कैलकुलेटर की सेटिंग क्या है, कॉन्फ़िगरिंग और सेटिंग ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है ना, कैलसी का कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद एंड हाउ टू एंटर पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन। पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना, टू गेट द आंसर इन द लास्ट स्टेप नंबर 4। ये सारे जो स्टेप्स हैं बेटा मैंने बताए, जब आपके पास जो भी सीक्वेंस है वो रियल वैल्यू सीक्वेंस है, चाहे वो x ऑफ n है चाहे वो कैपिटल X ऑफ k है, ठीक है ना। इन केस अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में, तो उस केस में हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 4 में हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंस के केस में जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या हम एडिशनल स्टेप्स लेंगे वो हम देखेंगे स्टेप नंबर 4 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वीडियो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब देखिए स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, पैकेजिंग और फॉर्मेटिंग। बहुत सी स्टूडेंट्स को पता होगा पैकेजिंग फॉर्मेटिंग क्या है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि कंप्यूट 4 पॉइंट DFT फॉर x ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, ठीक है ना। तो इस केस में आप किस तरीके से क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है ना, आंसर कैसे लिखोगे। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, यूजिंग DFT फॉर्मूला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। यूजिंग DFT फॉर्मूला what I can write, x of k is equal to summation n is changing 0 to n minus 1 x of n e raised to the power minus j 2 pi by capital N into nk for k is changing 0 to n minus 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल N क्या है 4, तो स्मॉल n जो चेंज होगा 0 से लेके n माइनस 1 तक चेंज होता है, 0 से 3, और k की वैल्यू भी 0 से लेके 3 तक चेंज होगी इस केस में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, x ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पे समेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, ठीक। अब बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, अभी हम बता देते हैं, इसमें n माइनस 1 ही लिख दीजिए। यहाँ लिखिए n इक्वल टू 0 से लेके क्या हो जाएगा 3 x ऑफ n इंटू ई रेज टू डी पावर माइनस j 2 पाई बाय 4 इंटू एन के। तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, x ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ 0 इंटू ई रेज टू डी पावर 0 प्लस x ऑफ 1 ई रेज टू डी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे आप 1 n इक्वल टू 1, तो माइनस j पाई बाय 2 इंटू k प्लस x ऑफ 2 ई रेज टू डी पावर माइनस j पाई बाय 2 इंटू 2k, ठीक, प्लस x ऑफ 3 ई रेज टू डी पावर माइनस j पाई बाय 2 इंटू 3k, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x ऑफ k विल इक्वल टू 1, ई रेज टू दी पावर 0 1 होता है, 1 प्लस x ऑफ 1 क्या है 2, ई रेज टू दी पावर माइनस j पाई बाई 2 इंटू k प्लस x ऑफ 2 क्या है 3, तो 3 ई रेज टू दी पावर माइनस j पाई बाय, ये 2 से 2 कैंसिल, k बचेगा केवल, प्लस 4 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस j 3 पाई बाई 2 इंटू k, ठीक है ना। इस स्टेप्स तक, इस पर्टिकुलर स्टेप तक आपको इसको नोट करना है, ठीक है। फिर यूजिंग
k इक्वल टू 0 1 2, ठीक है ना, और फॉर यहाँ पर लिखेंगे फॉर k इक्वल टू 0 1 अप टू 3, ठीक, वी कैन राइट x ऑफ k इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अब कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये पैकेजिंग समझ आई आपको, किस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, यहाँ तक आपको स्टेप लिखना है। तो ये हो गया 4 पॉइंट के लिए। इसी तरीके से इन केस ऑफ 8 पॉइंट क्या होगा, केवल यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू चेंज होगी, तो स्मॉल n की वैल्यू 0 से 7 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 4 की जगह आ जाएगा 8, तो पाई बाय क्या बचेगा 4, ठीक है ना। और इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं नहीं लिखूंगा, केवल आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, इसी तरीके से आपको पैकेजिंग करनी है, राइट। फिर इसके बाद इन केस ऑफ IDFT, ठीक है ना, इन केस ऑफ IDFT उसके केस में भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार पैकेजिंग कैसे करनी है। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया है क्या कि कंप्यूट 4 पॉइंट DFT की जगह IDFT, ठीक है ना, फॉर x ऑफ n नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा x ऑफ k, ठीक है। इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है यूजिंग IDFT फॉर्मूला, ठीक है ना। IDFT फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा बेटा, देखिए अब हम क्रिकेट शॉट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अगर हम DFT की बात करें तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसमें वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होगा, जो x ऑफ k है वो चेंज हो जाएगा x ऑफ n में, ये चेंज हो जाएगा x ऑफ n में इक्वल टू, और जो x ऑफ n है वो चेंज हो जाएगा x ऑफ k में पहले, ठीक है। जो स्मॉल n है वो देखिए x ऑफ n चेंज हो जाएगा किससे, x ऑफ k से, n चेंज हो जाएगा k से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ n के चेंज होगा तो n के ही रहेगा, ठीक है। तीसरा चेंज क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप DFT के केस में अगर ऑन साइड प्ले कर रहे हो बॉल को, तो इसमें क्या है ऑफ साइड प्ले करना है। ऑफ साइड प्ले करना है मतलब क्या है कि आपको यहाँ पहले माइनस साइन दिया था, तो यहाँ पे क्या है अब प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, जब आप IDFT वाली बॉल को प्ले कर रहे होगे तो इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि बाउंड्री लाइन पे क्या है, एक प्लेयर को लगाया हुआ है बॉलर ने, ठीक है। और उस बॉलर को अगर आपने इग्नोर किया, ठीक है, तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो उस बॉलर को इग्नोर नहीं करना है, वो जो उस पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, जो फील्डिंग कर रहा है। तो वो क्या है, वो 1/N है, ठीक है ना। इस टर्म को बेटा आपको भूलना नहीं है। IDFT के केस में ये 1/N आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये टर्म नहीं हुआ तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा प्लेइंग शॉट क्या है कि अगर पहले आप ऑन साइड प्ले कर रहे हो तो अब ऑफ साइड प्ले करना है, ठीक है। चाहे आप राइट हैंड बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, और तो इसका मतलब यहाँ माइनस था वहाँ पे तो प्लस करना है, ठीक है। बस ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये वेरिएशन है इन केस ऑफ DFT बॉल और IDFT बॉल में, ठीक। तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 4 के लिए यही सिनेरियो रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिख के और आगे पैकेजिंग कर सकते हो, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर x ऑफ n और x ऑफ k डायरेक्टली एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना है, हमें फॉर्मूला नहीं पता, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए फॉर DFT के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, फॉर n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक।
तो n इक्वल टू 4 के लिए लिखना है, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसका इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री से चेंज होगा, ठीक है। तो वो कितने डिग्री से चेंज होगा उसके पता करने के लिए क्या होगा, पहली बात अगर DFT की बात कर रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होगा, ठीक। सेकंड, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 360 टोटल एंगल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जो इतना भी नंबर दिया उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -90, -π/2 या -90 डिग्री। इस एंगल से क्या है, वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है ना, पॉइंट्स चेंज होंगे, ठीक। अच्छा, इतना पता करने के बाद अब आप देखिए क्या करेंगे, अब पहले आप एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है ना। अगर DFT है तो आप एक्सप्रेशन लिखोगे x ऑफ k के लिए, x ऑफ k विल इक्वल टू, ठीक। यहाँ आपको पता है कैपिटल N 4 है, तो स्मॉल n हो चाहे स्मॉल k हो, दोनों की वैल्यू 0 से लेके n-1 3, 0 से लेके n-1 दैट इज़ 3 तक वेरी करेगी, ठीक। तो x ऑफ k क्या होगा, x ऑफ 0 पहला टर्म प्लस आपको x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो उसको पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1, ठीक है, प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3। डायरेक्टली एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, e⁻⁻ माइनस क्यों, ये नेगेटिव एंगल है इसकी वजह से ये -π/2 है इसकी, ठीक है। तो -j π/2 इंटू क्या आ जाएगा k, ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, e⁻, देखिए यहाँ पे e⁻0 इसके रेस्पेक्ट में -π/2 का चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या होगा टर्म, e⁻−j⁻k, ठीक है ना। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, e⁻−j3π/2k, ठीक है ना। केवल देखिए इसमें क्या है, हमने एंगल में चेंज किया है, -π/2 हर टर्म में ऐड करते गए। यहाँ 0 है, 0 में ऐड किया -π/2 तो आपको मिल गया -π/2 एंगल, ठीक है ना। j और k तो कॉमन है इसी, ठीक है। फिर इसमें हमने ऐड किया तो -π मिल गया, इसमें ऐड किया तो क्या मिला, -3π/2, ठीक। ये हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये होगी DFT की बात, फॉर IDFT, ठीक है ना, n इक्वल टू 4, ठीक। तो अगेन इसमें एंगल क्या होगा, प्लेइंग शॉट ऑन साइड, ये ऑफ साइड, तो ऑफ साइड मतलब कि एंगल पॉजिटिव प्लस 360/4 दैट इज 90 डिग्री और π/2, ठीक। तो π/2 से ऐड होता जाएगा एंगल, ठीक। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसके लिए, x ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ 0, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ x ऑफ n के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, क्योंकि हम IDFT की बात करें तो x ऑफ n हमें फाइंड करना होता है। x ऑफ n इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है ना। और मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, एक तो बताया था कि प्लेइंग साइड चेंज हो जाएगी, दूसरा पॉइंट बताया था कि एक जो बाउंड्री पे जो फील्डिंग कर रहा है बंदा, ठीक है ना, उसका भी ख्याल रखना है, किस केस में, IDFT के केस में, तो उसको भी आप ले आइए यहाँ पे। वो क्या है, 1/4, ठीक है ना, 1/n मीन्स 1/4 अंडर ब्रैकेट। व्हाट यू विल राइट, x ऑफ 0 प्लस यहाँ पे x ऑफ 0 लिखेंगे, देन x ऑफ 1 लिखेंगे, प्लस x ऑफ 2 लिखेंगे, प्लस x ऑफ 3 लिखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म एसोसिएट होना है, ठीक है ना। ये 0 एंगल पे है, नेक्स्ट एंगल क्या होगा, e⁻, नेक्स्ट एंगल क्या होगा, π/2 ऐड करते जाइए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा j π/2 इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, e⁻j πn, ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, e⁻j 3π/2 इंटू n। ये एक्सप्रेशन हो गया, डायरेक्टली हमने लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कैपिटल N इक्वल टू 8 की बात करेंगे यहाँ पे, तो एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आता जाएगा वो क्या आ जाएगा -π/4 का, -π/4 माइनस इसमें भी ऐड करेंगे -π/4 बाकी एंगल, ठीक है ना। तो आपको ये इस तरीके से पता लगा कि हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसी में देखते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करके बताता हूँ आपको।
पोलर फॉर्म होती क्या है? पोलर फॉर्म होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड दिया रहता है और एक एंगल दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए पोलर फॉर्म में कैसे रखना है, देखिए पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि के को हम चेंज कर देंगे किसमें, ए में, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेटर में जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसमें के नहीं है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना, लेकिन के नहीं है, तो के को हम रिप्लेस कर देंगे ए से, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक्स ऑफ ए विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ऑफ 0 तो कोई रियल वैल्यू है, अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस स्टेप में, ठीक है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या कि चाहे एक्स ऑफ एन की बात कर रहे हैं हम, चाहे एक्स ऑफ के की बात कर रहे हैं, दोनों के हैं रियल वैल्यू सीक्वेंसेस, ठीक है ना, उसमें कोई इमेजनरी टर्म या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। तब उस केस में देखिए, तो ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू इसका एंगल क्या होगा 0, तो हम इसको लिखेंगे एक्स ऑफ 0 डायरेक्टली प्लस, ठीक है। इसमें बेटा देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड होगा एक्स ऑफ 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस इनटू क्या होगा इस टर्म का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि ये वाला जो टर्म होगा हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 रहने वाला है, ठीक है ना। इसकी जो मॉड वैल्यू होगी अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगी 1, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बाई इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स ऑफ 1, ठीक है। और एंगल क्या होगा, एंगल, अब मैं जो एंगल लिखूंगा वो एंगल लिखूंगा मैं डिग्री में। आप कैलकुलेटर में डिग्री में भी सॉल्व कर सकते हैं और रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिग्री में थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए मैं डिग्री वाला डिग्री लेके चलूँगा, राइट। तो देखिए इसमें डिग्री क्या आ जाएगी -90, तो आप लिखोगे -90 ए, ठीक, प्लस एक्स ऑफ 2, अगेन ये भी आपके पास रियल टर्म है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ही होगा, इसका एंगल 0 है, तो इसमें जो भी अल्टीमेट एंगल आएगा लास्ट एंगल वो क्या रहेगा -180, और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे के भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका जो फेज एंगल होगा बेटा वो क्या होगा -π/2 के, ठीक है ना, डिग्री में -90 के, वही लिखा है हमने, के को ए में चेंज कर दिया -90 है, ठीक है। इस केस में फेज एंगल क्या है, फेज एंगल कैसे देखते हैं, जे थीटा, जे के साथ जो भी एसोसिएटेड है उसको क्या बोलते हैं थीटा फेज। तो इस टर्म का फेज क्या होगा, इस टर्म का फेज होगा -π के, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली क्या होने वाला है -180 डिग्री के केस में, और के को हम ए में चेंज कर रहे हैं, तो वो में लिखा है -180 ए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा एक्स ऑफ 3 एट द एंगल -270 डिग्री ए, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस एक्सप्रेशन के आने के बाद हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं IDFT की, ठीक है, तो IDFT के केस में बेटा क्या चेंज होगा, देखिए IDFT के केस में चेंज ये होगा फॉर IDFT, ठीक है, मैं इसके लिए डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ पोलर फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या एक्स ऑफ एन आएगा, मतलब एक्स ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है IDFT की बात कर रहे हैं, IDFT बॉल, तो 2 चीज़ें ख्याल रखनी है इसमें, एक तो प्लेइंग साइड चेंज होनी है, मीन्स कि साइन चेंज होना है, जो मैं नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूँ एंगल का, वो नेगेटिव नहीं रह के पॉजिटिव हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा कि बाउंड्री पे क्या है, एक बंदा फील्डिंग कर रहा है, उसका भी ख्याल रखना है, वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे 1/n लिख के आ जाएगा, उसको कंसीडर करना है आपको, कंसीडर इसी तरीके से होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, ठीक है, अंडर ब्रैकेट अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ 0, ठीक, प्लस एक्स ऑफ 1, इसी फॉर्म में देखिए इसी तरीके से लिखेंगे एक्स ऑफ 1, केवल यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, तो प्लस 90 ए हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा एक्स ऑफ 2 एट द एंगल 180 ए, ठीक है, प्लस एक्स ऑफ 3 एट द एंगल 270 डिग्री ए, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक, फिर समझ आया, ठीक है। इसमें एक बार और एक्सप्रेशन लिखते हैं किसके लिए, कैपिटल N = 8 के लिए, ठीक है। तो इस सबको रफ करके, ठीक है, हम लिखेंगे DFT के केस में n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम लिखेंगे एक्सप्रेशन और उसको चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से
कि किस तरीके से हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे वाला स्टेप नहीं आएगा आपको अच्छे से समझ में। ठीक, तो कैपिटल N इक्वल्स टू 8। इसमें एंगल की बात करें, एंगल क्या हो जाएगा, माइनस DFT के केस में माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल में वेरिएशन आएगा वो -45 डिग्री का आएगा। अब इसके लिए पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, किसके लिए, DFT के लिए, जो हमें फाइनल फाइंड करना होता है x ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये होगा x ऑफ या हम डायरेक्टली इसके लिए पोलर फॉर्म ही लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन की ज़रूरत ही क्या है, वो तो आप पैकेजिंग में वो फाइंड कर ही लोगे। ठीक है ना, अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली मैं पोलर फॉर्म ही लिख रहा हूँ इसके लिए। तो पोलर फॉर्म देखिए, तो हमें x ऑफ a को इक्वेट करना है किसके, देखिए पहला टर्म आएगा x ऑफ 0 स्मॉल x ऑफ 0 प्लस, ठीक है ये एज इट इज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म आएगा x ऑफ 1, ठीक, इसके साथ में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव के साइन के साथ आएगा पहली बात, क्योंकि ये DFT है। कितना एंगल आएगा, यहाँ पे 0 है एंगल, तो -45 ऐड करेंगे तो -45 a। ठीक, नेक्स्ट टर्म विल बी x ऑफ 2 एट द एंगल, इसमें -45 और ऐड कीजिए तो -90 a। ठीक है, नेक्स्ट टर्म विल बी x ऑफ 3 एट द एंगल -135 a। ठीक, प्लस x ऑफ 4 एट द एंगल -180 a, प्लस x ऑफ 5 एट द एंगल 180 में 45 और ऐड कीजिए -45 तो -225 a, प्लस x ऑफ 6 एट द एंगल -45 और ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 270 a, प्लस x ऑफ 7 एट द एंगल 45 और ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा -315 a। ठीक, x ऑफ 7 तक ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N क्या है 8, तो स्मॉल n कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से लेके 7 तक। ठीक है, और k भी कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से लेके 7 तक। तो इस तरीके से आपने एक्सप्रेशन लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है ना, विदाउट यूजिंग एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है ना, एक्सप्रेशन तो आपको पैकेजिंग से मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, कैल्सी में इसी एक्सप्रेशन को फीड किया जाता है, राइट। तो ये समझ आ गया। अगर कैपिटल N इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो उस केस में जो एंगल चेंज होंगे वो कितना हो जाएगा -36, तो 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ -36 a आएगा, -36 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -72, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो हम इस स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेटर में दो पहले सेटिंग करनी होंगी। एक क्या कि कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट करना होगा और सेकंड एंगल को डिग्री में लेके आना होगा, राइट। तो देखिए हमने कैलकुलेटर ऑन किया, अब हमें मोड सिलेक्शन के लिए मोड बटन को 1 टाइम प्रेस किया। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स मोड को हमें सेलेक्ट करना है 2 हमने प्रेस किया तो यहाँ कॉम्प्लेक्स लिख के आ रहा है, कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट हो गया, राइट। इसके साथ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर मतलब कि एंगल अभी रेडियन में है, तो रेडियन से हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो हमने मोड की को 1 2 3 4 टाइम प्रेस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करने के लिए 1 हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ 1 सेलेक्ट कर लिया, राइट, तो डिग्री सेलेक्ट हो गया। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं कि कंप्यूट 4 पॉइंट DFT फॉर xn दिया हुआ है। तो अभी स्टेप 2 से हम डायरेक्टली इन पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ से लिख दिया, ये हमें पता है कैसे लिखना है। इसमें x0 x1 x2 x3 की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास ये पर्टिकुलर लाइन आ गई। ठीक है ना, अब इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेटर में फीड करना है। कैसे फीड करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 लिखा हुआ है तो यहाँ ऑन किया हमने। ठीक है, अब यहाँ से हमने 1 सेलेक्ट किया, फिर क्या एंटर करना है हमें, +2 एट द एंगल। तो एंगल के लिए देखिए क्या करना है, ध्यान से शिफ्ट की प्रेस की हमने
और ये वाला बटन प्रेस किया, एंगल जहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना, एंगल, क्या एंगल है, -90, तो -90, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लिकेशन है ए का, ए कैसे आएगा, अल्फ़ा, और ये एंगल वाला की प्रेस कीजिए, ठीक है ना, तो ये हमने एंटर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ 3 एट द एंगल -180 180, ए के लिए अल्फ़ा, और ये हमने की प्रेस कर दी, ठीक है। लास्ट टर्म एंटर करना है, +4 एट द एंगल ऑफ -270 ए, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक्सप्रेशन इसमें फीड कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे। इक्वल साइन में अब ये हमें वैल्यू चाहिए, सपोज़ k = 0 या a = 0, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करेंगे। यहाँ a की वैल्यू अभी 7 सेट है, तो हमें क्या करना है, 0 सेट करना है। 0 लिखा हमने और इक्वल वाला साइन प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 में हम चेक करेंगे क्या इसमें कोई इमेजनरी वैल्यू तो नहीं है, तो इमेजनरी वैल्यू के लिए यहाँ पे r और i लिख के आएगा, अभी दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू क्या है, 10, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पे आ गया, हमने चेक भी करते जा रहे हैं, 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल हो जाता है अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब सेकंड वैल्यू के लिए कैलकुलेशन 0 की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 इक्वल, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, -2, लेकिन -2 पूरा आंसर नहीं है, ये रियल वैल्यू है। इमेजनरी वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ये लिख के आ रहा है R और I, ठीक है ना। रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट हैं इसमें, तो ये रियल पार्ट अभी बता रहा है। इमेजनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे आप, इमेजनरी पार्ट के लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे और साथ में इक्वल वाला साइन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2i आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -2 + 2j दिया हुआ है, सही है इसका मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेशन फॉर 2, ठीक है ना, k2 या a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब -2। अब इसमें कोई इमेजनरी टर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 3 हमने प्रेस कर दिया, इक्वल किया, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, -2, देखिए -2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और -2j भी आना चाहिए। इमेजनरी वैल्यू चेक करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे और देन इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इमेजनरी वैल्यू आ गई -2j, ठीक है। तो मतलब क्रॉस चेक कर लिया हमने। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें IDFT फाइंड करना है, वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। x ऑफ k की 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन में चेक करते हैं कि एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ 1/4 आ जाएगा, ठीक, और एंगल सब प्लस में हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक्सप्रेशन अब एंटर करना है। कैसे एंटर करेंगे देखिए, एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए पहले क्या है, 1/4 को हमने क्या लिख लिया, 1/4 को हमने लिखा 0.25, ठीक। इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद लिखेंगे 1 + 2 एट द एंगल 90 a, अल्फ़ा a, ठीक, प्लस क्या है 3 इन और 180 डिग्री, 3 मैग्नीट्यूड और 180 डिग्री एंगल, तो शिफ्ट एंगल क्या है 180 और साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे a का, ठीक, प्लस इसी तरीके से 4 एट द एंगल ऑफ 270 और फिर a ये रहा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब आंसर चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेशन करेंगे हम 0 के लिए, पहले a = 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे x ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिली है 2.5, सही है, ठीक। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ 1 पुट करेंगे a की वैल्यू, इक्वल साइन, तो यहाँ -0.5 और इमेजनरी वैल्यू के लिए शिफ्ट और इक्वल, तो इमेजनरी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। फिर आप 2 पुट कीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, -0.5, सही है।
ठीक है। उसी तरीके से लास्ट वैल्यू का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 4 पॉइंट के लिए मैंने DFT IDFT बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पॉइंट के लिए, 8 पॉइंट के लिए आपको फाइंड करना है DFT, ठीक है। तो पहले आपने इन पोलर फॉर्म में लिख लिया। पोलर फॉर्म में लिखना मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन पोलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम एंटर करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एंटर करेंगे, फीड करेंगे इस कैलकुलेटर में। तो देखिए फीड कर रहे हैं, x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक। तो फीड किया हमने 1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 एट द एंगल ऑफ -45, एट द एंगल ऑफ -45A, ठीक, प्लस 3 एट द एंगल ऑफ -90A, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें फीड करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया 4 पॉइंट के लिए, वही सेम प्रोसीजर 8 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, इसी तरीके से, और देखिएगा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये क्वेश्चन AKTU एग्ज़ाम में आया था एक बार, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था एक और वीडियो में, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि ये एक्सप्रेशन आने के बाद डायरेक्टली आंसर लिखा था, ठीक है। आप इस केस में क्या करेंगे कि पहले ये एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, फिर इसके बाद इसको फीड करके आंसर चेक करेंगे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उस टाइम मैंने बोला था आपसे कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं कैलकुलेटर से कैसे DFT IDFT फाइंड करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप नंबर 4 की अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंस हो तब क्या होगा। तो तब देखिए उस केस में क्या होगा कि सपोज n=4 के लिए x ऑफ k दिया हुआ है, यहाँ पे सब रियल वैल्यूज़ नहीं है, ये दो टर्म क्या है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए, देखिए इसमें क्या दिया है 2 + j, तो आप क्या लिखेंगे 2 + j के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे ENG जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये डेटा फीड हो गया इसमें। अब आपको पोलर में चेंज करना है इसको, पोलर फॉर्म में। तो इसके लिए पोलर फॉर्म मतलब कि मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे शिफ्ट की प्रेस करेंगे और देन ये वाला बटन प्रेस करेंगे प्लस वाला, ठीक है। तो ये आंसर को कन्वर्ट कर देगा पोलर फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में। आपने इक्वल साइन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2.261, ठीक है। एट द एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस किया और इक्वल का साइन, तो यहाँ एंगल आ गया 26.5650, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है ना, इक्वल किया आपने, ये डेटा फीड हो गया। अब पोलर फॉर्म के लिए अगेन शिफ्ट की और ये वाला प्लस वाला साइन, इक्वल का साइन, तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया और ये एंगल मिल गया, ठीक है। यहाँ माइनस में है तो माइनस में आ गया। अब पहले आपने पोलर फॉर्म फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपको ये एक्सप्रेशन पता ही है ये पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसके बाद इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे, देखिए x ऑफ 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़ लिख दिया हमने 3। फिर इसके बाद इस टर्म को कैसे लिखेंगे, ये आपके पास क्योंकि x ऑफ 1 क्या है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखा आपने, ठीक है। एंगल लिखा, एंगल में क्या होगा कि ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा किसके साथ में, इस एंगल के साथ में, तो 90A + 26.565 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, प्लस इसी तरीके से सेकंड टर्म लिख दिया। और फिर इसके बाद में जो लास्ट टर्म बचा है 2 - j, ठीक है ना, उसको अगेन आपने पोलर फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड लिख दिया और फिर उसके बाद एंगल लिख दिया, ठीक। एंगल यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। अब इस डेटा को सिंपली आपको कैलकुलेटर में फीड करना है, ठीक है, जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस के लिए किया है, एंड देन यू विल हैव दिस आंसर, ठीक है। अब देखिए इस जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, हो सकता है कि इसमें हल्का सा वेरिएशन है, जैसे 0 की जगह हो सकता है इसका आंसर आ रहा हो
1.5 इंटू 10⁵ और 10⁶, तो बेटा 10⁵ और 10⁻⁻6 इस तरीके से आ रहा होगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आप जब लिखेंगे माइनस या प्लस 0.00001 या 2 तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 रहेगी। ठीक है, एग्जैक्ट 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ एंगल एग्जैक्ट आप लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट एंगल ये है, लेकिन आप क्या है कुछ एक वैल्यूज़ को इसमें आप ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आप ड्रॉप कर रहे हो, इसकी वजह से ये हल्का सा वेरिएशन आएगा, तो आपको वो पहचानना होगा, राइट। So this is all about how to find DFT, IDFT by using this direct method or by calculator. ठीक है, so thank you everyone for listening. ठीक है, okay.